नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता कुमारी वॉब्स स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए दोस्तों, पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र का अध्ययन हम लोग कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने परिवार एवं मित्र चैप्टर को पढ़ा। थ्योरी एवं क्वेश्चन जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं टू द पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे प्लांट्स एंड एनिमल चैप्टर को, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने प्लांट्स के बारे में अध्ययन किया और क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में, जंतु के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से आग्रह है कि पिछला क्लास जिन्होंने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। एग्ज़ाम नज़दीक है तो आप लोग रेगुलर रूप से देखिए, तभी जाके फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनिमल्स यानी जंतु। अब जंतु की क्या उपयोगिता है हमारे लाइफ में, इसका अध्ययन करते हैं। और हम इस चैप्टर में टू द पॉइंट पढ़ेंगे, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण के लिए उपयोगी होता है जंतु। पृथ्वी के वातावरण में असंख्य प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जिसके पास स्थान, प्रजनन, भोजन आदि भिन्न भिन्न होते हैं। जंतु पर्यावरण के लिए लाभकारी होता है। उसके बाद मानव के लिए भी उपयोगी होता है। मानव के जीवन में जंतु का बहुत बड़ा रोल है। मानव के प्रारंभिक जीवन से ही जंतुओं का महत्ता रही है। मनुष्य की तरह जंतुओं को भी आवास, भोजन और जल की आवश्यकता होती है। पालतू पशुओं का बालक के व्यक्तित्व पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। और इस तरह से हम लोगों ने जंतु के बारे में, इसके इम्पोर्टेंस को समझा। अब है जंतु का वर्गीकरण। जंतु का वर्गीकरण विभिन्न आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है, जैसे कि शारीरिक रचना के आधार पर, पोषण के आधार पर, आवास, स्वभाव, उपयोगिता इत्यादि के आधार पर। तो देख लेते हैं, सभी चीज़ को जानना जरूरी है। शारीरिक रचना के आधार पर जंतु का दो प्रकार है, कशेरुकी और अकशेरुकी। कशेरुकी जंतु या अकशेरुकी जंतु, ये दो प्रकार के जंतु हैं शारीरिक संरचना के आधार पर। तो इसमें कशेरुकी में क्या होता है, अस्थियों एवं उपास्थियों से बना कंकाल इसमें पाया जाता है। कशेरुकी जंतु में अस्थि और उपास्थि से बना कंकाल पाया जाता है, लेकिन अकशेरुकी जंतु का शरीर जो है, इसमें अस्थि और उपास्थि नहीं होता है। जैसे कि हम कशेरुकी जंतु की बात करें, जिसमें अस्थि और उपास्थि पाया जाता है, जैसे मनुष्य हो गया, गाय, भैंस, बकरी, सूअर इत्यादि। और अकशेरुकी जंतु की बात करते हैं तो इसमें केचुआ आ जाएगा, केकड़ा आ जाएगा, दीमक आ जाएगा, बिच्छू आ जाएगा। अब हम पोषण के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण देखते हैं। पोषण के आधार पर स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी को आत्मपोषी भी कहा जाता है। तो स्वपोषी जो होता है, या आत्मपोषी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और परपोषी दूसरे पर निर्भर करते हैं। स्वपोषी में एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पर हम बात करें तो स्वपोषी से ये पूछा जा सकता है कि युगलिना के बारे में। युगलिना में स्वपोषी होने के लक्षण पाए जाते हैं। ये जो है, युगलिना में कोरोप्लास्ट तत्व जो है पाया जाता है। याद रखना है इससे दो क्वेश्चन, कि युगलिना क्या है, स्वपोषी, यानी इसमें स्वपोषी के लक्षण पाए जाते हैं, और कोरोप्लास्ट जो है, इसमें तत्व पाए जाते हैं युगलिना में। अब हम बात करते हैं जंतु के वर्गीकरण में। कोशिका के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है, दो प्रकार से किया गया है। एक तो एक कोशिकीय जंतु हो गया, दूसरा बहुकोशिकीय जंतु। तो एक कोशिकीय जंतु एक कोशिका की ही बनी होती है, जैसे कि अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ को भी एक कोशिकीय जंतु के रूप में रखा गया है। बहुकोशिकीय जंतु, इसमें बहुत सारे कोशिका मिलकर के एक जीव का निर्माण करता है। तो बहुत सारी कोशिकाएं इसमें होती है, जैसे कि स्पंज। याद रखना है, स्पंज सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है इसका, बहुकोशिकीय का।
अब नेक्स्ट है प्रजनन के प्रकार की बात कर लेते हैं। प्रजनन के प्रकार के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। तो प्रजनन के प्रकार के आधार पर जंतु का वर्गीकरण जो होता है, अंडायुज और जरायुज। अंडायुज और जरायुज दो प्रकार का होता है प्रजनन के आधार पर। तो इस वर्ग में जो है अंडायुज वर्ग में वे जंतु उपस्थित होते हैं जो अंडा देते हैं, जैसे कि हो गया छिपकली, मेढक, पक्षी, ये सब जंतु अंडा देते हैं। जरायुज की बात करें तो वे पक्षी हो गया, वे जंतु हो गया जो अंडा देता है, अंडा नहीं देता और ये बच्चे को जन्म देती है, हाथी, गाय, बकरी, ये सब हो गया। अब वास स्थान के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है। वास स्थान के आधार पर, जैसे कि स्थलीय जंतु, मनुष्य, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, ये सब स्थलीय जंतु आएगा जो स्थल पर रहते हैं। जलीय जंतु में मछली, स्पंज, ये सब जलीय जंतु के अंतर्गत आएगा जो जल में रहते हैं। मरुस्थलीय जंतु ऊंट, विषैली छिपकली, ये सब मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। स्तनधारी की बात करें तो स्तनधारी जंतु भी ऐसे जंतु होते हैं जो बच्चा पैदा करते हैं तथा जिसके शरीर पर बाल पाए जाते हैं, तो स्तनधारी जंतु के अंतर्गत आएगा। स्तनधारियों में जैसे कि गाय हो गया, हिरन हो गया, चूहा हो गया, हाथी हो गया, चमगादड़ हो गया, मनुष्य हो गया, ये सब स्तनधारी के अंतर्गत आएगा। और वायवीय जंतु जो है, वायवीय जंतु ऐसे जंतु जो वातावरण में विचरण करते हैं वो वायवीय जंतु कहलाते हैं। उनको वायवीय जंतु कहते हैं, जैसे कि पक्षी, ड्रैको हो गया, ये सब वायवीय जंतु में आएगा। ड्रैको याद रखना है किस जंतु में आएगा, तो वायवीय जंतु में ड्रैको, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है जंतुओं में पाई जाने वाली खाद्य आदतें। तो विभिन्न प्रकार के जंतु होते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं। जंतुओं को शारीरिक वृद्धि और शरीर के अंदर होने वाली जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए भोजन चाहिए। कुछ प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से पौधे पर ही निर्भर करता है। कुछ जंतुओं पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं या फिर जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से इसे बांटा गया है। जैसे कि हार्बीवोरस की हम बात कर लेते हैं, हार्बीवोरस की, शाकाहारी की। तो हार्बीवोरस में पेड़ पौधे को खाया जाता है, घास खाया जाता है, यानी ये शाकाहारी होता है, मांस इसमें नहीं खाता है। ऐसा जीव जो मांस नहीं खाता है, पेड़ पौधे, घास फूस खाता है, तो उसे कहते हैं हर्बीवोरस। हर्बीवोरस यानी शाकाहारी। मांसाहारी इसको कहते हैं कार्निवोरस। कार्निवोरस जो है ये मांस खाने वाले जंतु होते हैं। जंतुओं को भी खा जाते हैं, छोटे छोटे जंतु को। ये बड़ा जंतु छोटे जंतु को खाते हैं। इसके अलावा मांस भी खाते हैं, किसी मरे हुए पक्षी का या फिर मरे हुए जानवर का। तो ये हो गया मांसाहारी। सर्वाहारी ओमनिवोरस, इसको कहते हैं ओमनिवोरस। सर्वाहारी वे जंतु होते हैं जो सभी प्रकार के चीज़ खाते हैं। जंतु भी खाते हैं, पेड़ पौधे भी खाते हैं, तो इस तरह का, यानी सभी चीज़ खाते हैं। जैसे कौवा आ जाएगा सर्वाहारी में। मनुष्य को भी रख सकते हैं, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, ये सब सर्वाहारी जंतु है जो कि सभी प्रकार के चीज़ खाते हैं। शाकाहारी चीज़ भी खाते हैं और मांसाहारी भी चीज़ खाते हैं, उसको कहते हैं ओमनिवोरस। उम्मीद करते हैं इतना याद हो गया होगा। अब है कि विभिन्न जंतुओं में सांस लेने की प्रक्रिया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन में पूछा जाता है और जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन उसी को कहते हैं स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन। और फैक्चुअल क्वेश्चन जो कि फैक्ट के रूप में पूछ लिया जाता है, तो उसमें भी ये काम आएगा। चलिए देख लेते हैं। मेढक किससे सांस लेता है? फेफड़ा से और त्वचा से। बरसात के मौसम में जब पानी जम जाती है तो फेफड़ा से सांस लेना पड़ता है। वैसे ज़मीन के अंदर जब मेढक पड़ी रहती है त्वचा से सांस लेती है। तो
मेढक फेफड़ा और त्वचा दोनों। केंचुआ त्वचा से सांस लेती है। मक्खी जो है वातक यानी हैकिया से सांस लेती है। मक्खी का याद रखना है, किससे सांस लेती है? वातक या हैकिया से। कॉकरोच जो है वातक और हैकिया, मक्खी और कॉकरोच दोनों जो है वातक या हैकिया से सांस लेती है। मनुष्य तो हम जानते हैं, मनुष्य, शेर हो गया, सांप हो गया, पक्षी हो गया, ये सब फेफड़ा या फुफ्फुस से सांस लेते हैं। ऑक्टोपस की बात करें और मछली की तो गिल से या क्लोम कहते हैं से सांस लेता है। व्हेल, डॉल्फिन, ये सब फेफड़ा, उसके बाद वात छिद्र होता है उससे सांस लेता है। कौन? व्हेल और डॉल्फिन। उसके बाद कह सकते हैं नासा द्वार भी कह सकते हैं, फेफड़ा कह सकते हैं, या वात छिद्र। कौन? व्हेल और डॉल्फिन। किससे सांस लेते हैं? फेफड़ा, नासा द्वार या वात छिद्र से। जंतुओं द्वारा गति अब हम पढ़ेंगे। जैसे कि बहुत सारे जंतु हैं, चलने वाले जंतु हो गया। चलने वाले जंतु प्रायः सभी जंतु गतिशील होते हैं। शेर, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, ये सब जो है चलने वाले जंतु हैं। रेंगने वाले जंतु की बात करते हैं तो केंचुआ और सांप है जो रेंगने वाले जंतु हैं। सांप अपने वल्ले व पेशियों की सहायता से रेंगता है और केंचुआ जो है अपनी पेशियों और सूंड की सहायता से गति करते हैं। याद रखना है, सांप किससे? अपने वल्ले और पेशियों की सहायता से रेंगता है और केंचुआ जो है पेशियाँ और सूंड की सहायता से रेंगता है। उड़ने वाले जंतु है कुछ, जैसे शुतुरमुर्ग हो गया और हेमू हो गया। ये दोनों उड़ने वाले पक्षी नहीं होते हैं। हम उड़ने वाले पक्षी की बात कर रहे हैं, लेकिन एक्सेप्शन में ये जो दो पक्षी हैं शुतुरमुर्ग और हेमू, शुतुरमुर्ग और हेमू, ये उड़ते नहीं हैं अपितु तेज गति से भागते हैं। तो इसको याद रखना है, क्योंकि उड़ने वाले पक्षी तो हमने बहुत देखे हैं और ये बिना उड़ने वाले पक्षी हैं, ये तेज भागने वाले पक्षी हैं, ये उड़ते नहीं हैं। तो इसे याद रखना है, शुतुरमुर्ग और हेमू। कुछ पॉइंट है, जैसे कि उल्लू के बारे में बात करें तो उल्लू अपनी गर्दन पीछे घुमा लेती है, पीछे तक घुमा लेती है। अब हम तैरने वाली जंतु की बात करते हैं, जैसे मेढक हो गया, मछली हो गया, हंस हो गया, बत्तख हो गया, ये सब तैरने वाले पक्षी है। फुदकने वाले जंतु की बात करें तो मेढक। याद रखना है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उल्लू अपनी गर्दन को पीछे आगे पीछे घुमा लेता है, पीछे तक घुमा लेता है। और फुदकने वाले जो पक्षी हैं जैसे कि जंतु हैं, मेढक है और शुतुरमुर्ग तथा हेमू जो है ये उड़ते नहीं हैं बल्कि तेज भागते हैं। ये सब ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट को। उसके बाद कॉकरोच एक ऐसा जीव है जो चलने, बढ़ने, चढ़ने और उड़ने तीनों कार्य को कर सकता है। कौन सा? कॉकरोच। याद रखना है, कॉकरोच जो है उड़ भी सकता है, दीवार पर चढ़ भी सकता है, कहीं पर भी चढ़ सकता है और तेज भाग सकता है। तो ये सब कॉकरोच में ये गुण पाया जाता है, तो कॉकरोच को याद रखना है। अब हम जंतुओं में प्रजनन के आधार पर जंतु का विभाजन देख लेते हैं। दो प्रकार का होता है प्रजनन के आधार पर, जैसे कि जरायुज हो गया और अंडप्रजक हो गया। जरायुज ये इसमें प्रजनन क्रिया के दौरान बच्चे जन्म लेते हैं, यानी बच्चों का जन्म होता है जरायुज में प्रजनन क्रिया के दौरान। और अंडप्रजक में क्या होता है, इसमें जो है इस प्रकार की प्रजनन क्रिया में बच्चे अंडे से उत्पन्न होते हैं। किससे उत्पन्न होते हैं? अंडों से बच्चा उत्पन्न होता है। जैसे कि हो गया पक्षी, मेढक, बत्तख, मछली, ये सब अंडा देते हैं और उससे बच्चा पैदा होता है। और जरायुज में क्या होता है, इसमें डायरेक्ट बच्चा का जन्म होता है। कुत्ता, मनुष्य, हाथी, बिल्ली, गाय, ये सब हो गया। चमगादड़ की बात करें, चमगादड़, व्हेल मछली और सील मछली बच्चों को जन्म देती है, जो अपने बच्चों को दूध भी पिलाती है। तो यहाँ पे याद रखिए, चमगादड़ और व्हेल मछली ये जो है बच्चों को जन्म देती है। चमगादड़ और व्हेल मछली, चमगादड़ पक्षी में आएगा तो ये क्या होगा, मतलब ये बच्चे को जन्म देती है। और सब तो अंडा देता है, लेकिन ये बच्चे को जन्म देती है। व्हेल मछली भी बच्चे को जन्म देती है, दूध भी पिलाती है। तो याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। अब हम कुछ जीव हैं और उसके बच्चे हैं, उसको देख लेते हैं कि
विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हैं उनके बच्चे को किस नाम से पुकारा जाता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन होगा या फैक्चुअल क्वेश्चन के रूप में कम ही पूछा जाता है, स्टेटमेंट में ज़्यादा पूछ लिया जाता है। तो कुछ जीव हैं और उसके बच्चे हैं, जैसे कि भालू हो गया, भालू के बच्चे को शावक कहते हैं। तितली हो गया, तितली के बच्चे को कैटरपिलर कहते हैं। कौवा के बच्चे को चूजा कहते हैं। मेढक के बच्चे को टेडपोल कहते हैं। बाज के बच्चे को यास कहते हैं। तो बाज याद रखना है। और मेढक के बच्चे को क्या कहते हैं, टेडपोल। और बाज के बच्चे को क्या कहते हैं, यास। कंगारू के बच्चे को योई कहते हैं। क्या कहते हैं, कंगारू के बच्चे को योई, योई कहते हैं। उसके बाद जोई होगा, योई नहीं, जोई कहते हैं। कंगारू के बच्चे को क्या कहते हैं, जोई। और मेंढक के बच्चे को क्या कहते हैं, टेडपोल। बाज के बच्चे को यास, याद हो गया। पेंगुइन के बच्चे को कहते हैं चूजा। पेंगुइन के बच्चे को क्या कहते हैं, चूजा। और कपी के बच्चे को बच्चा ही कहते हैं। कपी के बच्चे को बच्चा कहते हैं। पेंगुइन के बच्चे को चूजा कहते हैं। खरगोश के बच्चे को बन्नी कहते हैं। भेड़ के बच्चे को मेमना कहते हैं। याक के बच्चे को बछड़ा कहते हैं। और पक्षी के बच्चे को क्या कहते हैं, चूजा। तो ऊपर हम लोगों ने चूजा और किसके बच्चे को पढ़ा था, कौवा के बच्चे को। कौवा और पेंगुइन, कौवा, पेंगुइन और पक्षी के बच्चे को क्या कहते हैं, चूजा। ऊँट के बच्चे को बछड़ा बछिया कहते हैं। हाथी के बच्चे को बछड़ा बछिया कहते हैं। जिराफ के बच्चे को बछड़ा बछिया। घोड़ा के बच्चे को बछड़ा बछिया कहते हैं। और बंदर के बच्चे को क्या कहते हैं, शिशु। बंदर में मनुष्य भी आ जाएगा। मनुष्य के बच्चे को भी शिशु ही कहते हैं। और मनुष्य जो है बंदर का ही रूप है। तो इस तरह से बंदर के बच्चे को शिशु कहते हैं। चमगादड़, चमगादड़ के बच्चे को पिल्ला या पिल्ली कहते हैं। चमगादड़ बच्चे जन्म देता है तो दूध भी पिलाता है। पिल्ला या पिल्ली। कुत्ता के बच्चे को भी पिल्ला पिल्ली कहते हैं। चमगादड़ और कुत्ता याद रखना है। उसके बाद शार्क के बच्चे को भी पिल्ला पिल्ली कहते हैं। चमगादड़, कुत्ता और शार्क, ये तीन हैं जिसके बच्चे को पिल्ला या पिल्ली कहते हैं। उसके बाद शेर की बच्चे की बात कर लेते हैं। शेर के बच्चे को शावक कहते हैं। और जेबरा के बच्चों को बछिया या बछड़ा या बछिया कहते हैं। हाथी, जेबरा, गाय, इन सब के बच्चे को बछिया या बछड़ा या बछिया कहते हैं। अब हम बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसको देख लेते हैं। इसको सिर्फ देख लीजिए, एक बार सुन लीजिए, ये माइंड में सेट हो जाएगा। जैसे कि कुछ विशेष पक्षी हैं, जैसे कि बाज है, गिद्ध है, चिल है आदि की दृष्टि जो है मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा होता है। कितना गुना ज़्यादा होता है, 4 गुना। क्यों? क्योंकि शिकार से, अपने शिकार से बचा जा सके, शिकार को दूर से ही पहचान लेते हैं ये लोग। भगवान ने इनको ऐसी दृष्टि दी है मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा, ताकि अपनी रक्षा कर सके। सभी को इतना सामर्थ्य दिया है ईश्वर ने कि सभी अपनी रक्षा कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इन सब को भी इस तरह का जो गुण है ईश्वर ने दिया है। अब देख लेते हैं, चींटियाँ अपने समूह की चींटियों को उसके द्वारा छोड़ी गई गंध से पहचान लेती है। चींटियाँ जो है अपनी समूह की चींटियों को उसके द्वारा छोड़ी गई गंध से पहचानती हैं। कुछ कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े को उनकी गंध से पहचान लेते हैं, जैसे कि रेशम का कीड़ा हो गया। मच्छर जो है मनुष्य के शरीर की गंध और तलवे की गर्मी से अंधेरे में भी मनुष्य को ढूंढ लेता है और काट लेता है। सांप सूंघता नहीं है, अपितु जमीन के कंपन से वस्तुओं को महसूस करता है। पक्षी एक ही समय में 2 भिन्न भिन्न दिशाओं अथवा वस्तुओं को देख सकता है, क्योंकि इसके सिर के दोनों तरफ जो है, बाईं और दाईं दोनों तरफ जो है आंखें होती हैं, इसीलिए एक ही बार में भिन्न भिन्न दिशाओं में देख सकती है पक्षी। हाथी अपने कान में से जो है सूंघने के साथ साथ हवा भी करता है। हाथी का ताप नियंत्रण इसी से होता है, कान से करता है। हाथी हवा करता है अपने शरीर को, तो इससे टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। उसके बाद कुत्ता, बाघ, मोर आदि अपने मलमूत्र की गंध से अपने विशेष क्षेत्र की पहचान करते हैं। मेंढक, छिपकली जैसे जीव
अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जीभ का प्रयोग करते हैं। याद रखना है, मेंढक, छिपकली, ये सब जीव है जो शिकार को पकड़ने के लिए जीभ का इस्तेमाल कर लेते हैं। और बाघ, कुत्ता, शेर आदि अपने मल मूत्र की गंध से अपने विशेष क्षेत्र को भी पहचान लेता है। रात में जागने वाले जंतु और पक्षी की बात करें तो केवल सफ़ेद और काले रंग को ही देख पाता है। जो रात में जागता है, जैसे उल्लू, रैकून, ये 2 पक्षी हैं जो रात में जागते हैं और सफ़ेद और काले रंग को ही पहचानते हैं। मधुमक्खी पालन से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसीलिए इसे भी पढ़ना चाहिए। जैसे मधुमक्खी पालन से शहद और मोम की प्राप्ति होती है। ये जो है, इसका उत्पादन की बात करें, प्रमुखता से उत्पादन होता है प्रचुर मात्रा में हिमालय पर्वतीय या पश्चिमी घाट क्षेत्रों में इसका उत्पादन किया जाता है। इसके लिए उपयुक्त समय की बात करें, मधुमक्खी पालन का सही समय होता है नवंबर से फरवरी तक। मधुमक्खी पालन किया जाता है नवंबर से फरवरी तक। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। मधुमक्खी पालन का कार्य भारत में पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर चले जाइए, इधर उत्तर पश्चिम में पंजाब है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर, हिमालय प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार क्षेत्रों में जो है बड़े पैमाने पर किया जाता है। मधुमक्खी पालन का कार्य किन क्षेत्रों में? पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमालय प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार के क्षेत्रों में बड़ी पैमाने से किया जाता है। बच्चों के लिए कुछ जंतुओं का महत्व है। बच्चे अपने वातावरण के विषय में व्यापक जानकारी, कई प्रकार की क्रियाओं और गुणों की जानकारी हासिल करते हैं। अहिंसा का गुण बच्चों में विकसित होता है और बच्चे खुश रहते हैं, उनसे जुड़ते हैं। तो बच्चों के लिए जंतु का बहुत बड़ा रोल है। अब हम बात करते हैं स्थलीय जीव जंतु के लक्षण हैं कुछ। बहुत सारे जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, जिनके कुछ अपने लक्षण हैं, विशेष लक्षण हैं, उसको देख लेते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। हाथी के बारे में तो प्रत्येक साल पूछ लिया जाता है। तो चलिए, सबसे बूढ़ी हथनी हाथियों के बीच की नेता होती है। सबसे बूढ़ी हथनी जो होती है हाथियों के बीच की नेता कहलाती है। यह जो है 100 केजी से अधिक पत्ते या डालियों को खा सकते हैं। कितने? 100 केजी से अधिक पत्ते और डालियों को भी खा सकता है। हाथी की बात कर रहे हैं। यह अपने शरीर को ठंडा रखने की अनुकूलन क्षमता रखते हैं। यह कम सोते हैं और कम आराम करते हैं। यह हाथी की विशेषता हो गया, लक्षण हो गया। अब बाघ की करते हैं। बाघ, इसके देखने की शक्ति अत्यधिक होती है, तीव्र होती है। देखने की शक्ति, दूर से ही देख लेता अपने शिकार को। यह मनुष्य की अपेक्षा 2 गुना अधिक दूर तक रात में भी देख सकता है। ध्वनि को सुनने के लिए अपने कान को कई दिशाओं में घुमा सकता है। इस तरह से इन्हें पता चलता है कि इनका भोजन मौजूद है और चुपके से जा कर के अपना शिकार करता है। तो इस तरह के गुण जो है बाघ में पाया जाता है। गैंडा की बात करते हैं। यह स्थल पर पाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा जंतु है। यह शाकाहारी होता है। गैंडा मतलब स्थल पर पाए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा जंतु की बात करें तो गैंडा है, शाकाहारी होता है। इसका वजन 1000 केजी तक होता है। इसका ये चमड़ी बहुत मोटी होती है। कितनी सेंटीमीटर? ये 1.5 सेंटीमीटर तक मोटी होती है। गैंडा की बात कर रही हूँ मैं। इसका एक ही सींग नाक के ऊपर होता है। एक ही सींग होता है गैंडा का नाक के ऊपर, आप लोगों ने देखा होगा चिड़ियाघर में। अब जिराफ की बात करते हैं। जिराफ, यह पृथ्वी की सबसे ऊंचा जंतु है। पृथ्वी की सबसे ऊंचा जंतु की बात करें तो जिराफ। इसकी लंबाई 5 मीटर तक होती है। इसकी उम्र 25 वर्ष होती है। लंबाई 5 मीटर और उम्र 25 वर्ष। यह बहुत कम यानी 2 घंटे ही सोता है। चिंपैंजी की बात करते हैं तो चिंपैंजी जो है ये होशियार जानवर के श्रेणी में आता है। यह समूह में रहते हैं। इसमें 3 से लेकर 80 तक सदस्य होते हैं। समूह में ही रहता है चिंपैंजी और ये एक होशियार जानवर होता है। स्लॉथ की बात करते हैं। यह भालू जैसा जीव होता है। स्लॉथ रात्रिचर जंतु,
रात में विचरण करता है, जो कि दिन में लगभग 17 घंटे सोता है। दिन में सोते रहता है और रात में विचरण करता है, इसीलिए इसको रात्रिचर कहते हैं। रात में अपने भोजन के शिकार पर निकलता है स्लॉथ। अब जलीय जंतु की कुछ विशेष लक्षण हैं, जैसे डॉल्फिन हो गया, यह पानी के अंदर एक दूसरे से संपर्क व संचार करने के लिए विभिन्न प्रकार की आवाज़ निकालता है पानी के अंदर ही। और ऊंची डॉल्फिन यानी सूंस जो है भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। कौन सा है? सूंस, याद रखना है। ऊंची डॉल्फिन है सूंस, भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। व्हेल की बात कर लेते हैं। ब्लू व्हेल पृथ्वी की सबसे बड़ी जीव है। यह जो है स्तनधारी जीव की श्रेणी में आता है, जो बच्चों को जन्म देती है। इसकी आयु 90 साल तक है। व्हेल की बात करें तो पृथ्वी की सबसे बड़ी जीव है, स्तनधारी जीव की श्रेणी में आता है, बच्चों को जन्म देती है, 90 साल तक इसकी आयु होती है। गिलहरी की बात कर लेते हैं। यह अपने दांत को हमेशा घिसने का कार्य करती है, क्योंकि इसके दांत लगातार बढ़ते रहते हैं। अच्छा, गिलहरी को आपने देखा होगा पैरों पर गिलहरी जो है अपने दांत को घिसता रहता है, क्योंकि इसके दांत लगातार बढ़ते रहता है। सांप, इसके कान नहीं होते, जिस प्रकार से हमारा नाखून बढ़ता है उसी तरह से गिलहरी का दांत बढ़ते रहता है। और सांप जो है इसका कान ही नहीं होता, रेंगकर चलते हैं। ये किसान के मित्र होते हैं। अजगर सबसे बड़ा सांप है, किसान के मित्र सांप नहीं होता। यहाँ पे ये चीज़ गलत दिया हुआ है, किसान का मित्र केंचुआ होता है, तो ये गलत हो जाएगा, सांप में ये नहीं होगा। अजगर सबसे लंबा सांप है, जैसे कि कड़ेत हो गया, कोबरा हो गया, दुबाई हो गया, अफाइका हो गया, जहरीले सांप होते हैं। कड़ेत, जिसको हम लोग करकरेत बोलते हैं, कोबरा, दुबाई, अफाइका, ये सब जहरीले सांप होते हैं। तो ये जो किसान के मित्र होते हैं ये सांप का लक्षण नहीं है, तो यहाँ पे ये चीज़ गलत दिया हुआ है। केंचुआ की बात करते हैं। रेंगकर चलता है, मिट्टी खाकर उसे उपजाऊ बनाता है, ये है किसान का मित्र, ठीक है। उसकी लंबाई 14 इंच तक होती है, इसकी आयु 8 साल होती है। नेक्स्ट है, कुछ पक्षी हैं और इसके लक्षण हैं, ये देख लेते हैं। जैसे चील हो गया, बाघ हो गया, गिद्ध हो गया। इसकी दृष्टि कैसी होती है? बहुत ही मजबूत होती है, बहुत ही तीव्र होती है। उल्लू और मीना कहते हैं इसको, ये गर्दन को घुमाने वाले पक्षी हैं। बुलबुल हो गया, ये घास एवं झाड़ियों से मतलब अपना घोंसला बनाता है, तो ये घोंसला बनाकर रहते हैं बुलबुल। उसके बाद रोबिन की बात करते हैं तो मुलायम घास से अपना घोंसला बनाते हैं। मुलायम पंख, जड़, ऊन, कपास, ये रॉबिन के लक्षण हैं। विशेष गुण पाए जाते हैं, घोंसला बनाकर रहते हैं। उसके बाद कौवा तार या लकड़ी का घोंसला बना लेता है, कठोर इसका घोंसला होता है। घोंसले ऊंचाई पर होती है कौवा का। कोयल की बात करते हैं तो यह अपना अंडा कौवे के घोंसले में छोड़ देती है, दे देती है, या रख करके आ जाती है कौवे के घोंसले में। शोन चिड़िया कौवा का जो अंडा होता है उसे नीचे गिरा देता है कोयल, और अपने अंडे को रख देती है। शोन चिड़िया, इसका घोंसला लटका हुआ होता है, मतलब इसका घोंसला लटका हुआ होता है, यहाँ पे होगा लटका हुआ। दर्जी चिड़िया घोंसले को सिलती है। दर्जी चिड़िया क्या करती है? अपने घोंसले को सिलती है। और सोन चिड़िया का घोंसला लटका हुआ रहता है। कठफोवड़ा कहते हैं इसको, कठफोवड़ा अपनी चोंच से लकड़ी को खोदकर घोंसला बना लेता है, कठफोवड़ा। या इसको कहते हैं कठफोड़वा, कठफोड़वा भी कहते हैं, कठफोवड़ा भी कहते हैं। तो इस तरह से लकड़ी को खोद करके घोंसला बनाता है। सहजीवी संबंधी जैसे कि भैंस, बगुला, ये सब सहजीवी संबंधी हैं। भैंस और बगुला
चूँकि भैंस के पीठ पर बगुला जो है उसमें से छोटे छोटे कीड़े को निकाल करके खा जाता है और दोनों को फ़ायदा होता है, उसी को सहजीवी कहते हैं। जैसे भैंस को भी फ़ायदा हो गया, बगुला को भी फ़ायदा हो गया, बगुला का पेट भर गया और भैंस को राहत मिली खुजली से, तो इसीलिए इसे सहजीवी कीट कहा जाता है। सर्वहारा पक्षी मोर होता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। न उड़ने वाला पक्षी पेंगुइन, यह पानी में तैरता है, अंडे देता है। बर्फीले इलाकों में पेंगुइन झुंड में रहता है। अब हम कुछ जंतु हैं और उसके लाभ है उसको देख लेते हैं। जैसे मधुमक्खी हो गया, शहद मोम देता है। रेशम का कीट रेशम देता है। लाख का कीट लाख देता है। गाय भैंस बकरी मुर्गी बत्तख मछली ये सब दूध मांस अंडा देता है। भेड़ बकरी ऊँट खरगोश ये ऊन देता है। गाय बैल भैंस हिरन बेर ये चमड़ा इसका मतलब उपयोग में आता है। खच्चर घोड़े बैल ऊँट जो है यातायात के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद हम बात करें, किसान का मित्र केचुआ होता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए। मुर्गे की लड़ाई भालू और बंदर नाच जो है मनोरंजन के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा जंतु का चैप्टर, यानी जंतु से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोगों ने पढ़ा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, जिससे कि थ्योरी का भी रिवीजन हो जाए और एग्ज़ाम में हम अच्छे मार्क को प्राप्त कर सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।